मैदान की सबसे अच्छी बात ये लगी कि कम अच्छी बात लगी वो ये लगी, काश मेरा पार्ट थोड़ा और बड़ा हो। ऑलमोस्ट ऐसे बैठे थे जैसे कि एक लाइव मैच चल रहा है, स्टेडियम के अंदर बैठे हुए, मतलब ऐसे ऐसे उचक के ऐसे ऐसे। और उन्होंने बोला कि मेरे पास एक रोल है और ये इस तरह की कहानी है, एक कोच की कहानी है जो 1950s और 60s में ऐसा करता है। अजय देवगन ये पार्ट कर रहे हैं और ये एक एंटागनिस्ट का पार्ट है। लाउड नहीं है, देशभक्ति का शोर नहीं करती है ये फिल्म। वैसे ही अजय देवगन कैरेक्टर भी है, आंखों में एक करिश्मा है, तो अब थोड़ी देर के लिए आपके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज होती हैं। विरले एक्टर्स में से हैं कि वो जो दोनों तरह का सिनेमा काबिलियत के साथ हैंडल कर लेते हैं। बड़ा स्टार है और उसका जलवा है, और उस जलवे के बवंडर में अगर बाकी लोग उड़ जाएं, डूब जाएं, तो फिर फायदा नहीं। मुंबई इंडियंस के लिए फिल्म बना रहा था और उसके अंदर उनके 10-12 लाइनें थी। सौरभ और सचिन का एक था कि वो कैमरे के सामने या सेट से चले जाना चाहते, मतलब मेरी लाइन कंप्लीट करो और मुझे जाने दो। धोनी बहुत प्रिसाइज हैं, बहुत क्लैरिटी है उनको। मायावी दुनिया में रहते हुए माया से दूर हैं। राजनेता ये सब लोग, तमाम लोग फोन कर रहे हैं और मिलना चाहते हैं, फंक्शन हो रहे हैं। मैंने कहा माही, आप ये वो लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? अजय देवगन की फिल्म मैदान रिलीज हो चुकी है और उसके कैरेक्टर एक विलन, अगर आप उनको कहें, हालांकि विलन मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि विलन शब्द थोड़ा सा मुझे क्लीशे लगता है। अगर आप उन्हें मुख्य निगेटिव फोर्स कहें इस फिल्म की, तो वो हमारे साथ हैं गजराज राव। वो जितने अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे इंसान हैं। इंसान क्यों अच्छे हैं ये मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूँ, कभी हम लोग लंबा इंटरव्यू करेंगे तो ज़रूर बताएंगे उसके बारे में, वो क्यों इतने अच्छे इंसान हैं। अभी फ़िलहाल उनके बतौर एक्टर उन पे बात करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मैंने फिल्म देखी है, अगर आप नहीं देखी है तो जाके मैदान अभी फटाफट नज़दीकी सिनेमा घरों में जाके देख डालिए। अभी फ़िलहाल शुरू करते हैं। कैसे सर? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन था। पर मुझे मैं आपका मुरीद हूँ, फैन हूँ, और आप जिस तरह से बोलते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है। बिना किसी एकदम चीख चिल्लाहट के और पॉइंट प्रूफ करने वाले आपके कमेंट्स नहीं होते हैं। आपके जो रिव्यूज होते हैं, बातें होती हैं, वो बहुत सहज होती है। जैसे आपका दोस्त, कोई पड़ोसी, मोहल्ले का लड़का बात कर रहा है, वैसा लगता है। तो इसकी ये अदा आपने कहाँ से सीखी, क्या किया आपने? सर कुछ किया ही नहीं ना, यही तो। जैसे आप कुछ नहीं करते हैं लेकिन बहुत कुछ करते हैं स्क्रीन पर। जी और राजा। अच्छा, आपसे अगर दो बातें पूछी जाएं कि मैदान की एक सबसे अच्छी बात और एक कम अच्छी बात, तो आप क्या बताएंगे? मैदान की सबसे अच्छी बात मतलब मेरे मेरे तई मेरे लिहाज से आप पूछ रहे हैं? मैं ओवरऑल जो आपको लगी हो फिल्म की। मैदान की सबसे अच्छी बात ये लगी कि 4 साल 5 साल लगे इसको बनाने में, लेकिन कहीं पर भी किसी भी टीम मेंबर के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। उसका जो बहुत बड़ा श्रेय है जो हमारे कप्तान हैं, हमारे कुछ है अमित शर्मा, है ना। जैसे फिल्म में ऐसे रहीम है, उसी तरह से रियल लाइफ में मुझे लगता है कि अमित शर्मा मेरे कोच हैं, हम सब कोच हैं। और उन्होंने जिस तरह से मोमेंटम बना के रखा उन्होंने, और आकाश कावला, बोनी जी, वो एक मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि लोग हिम्मत हार सकते हैं। फिट के बाद साइक्लोन में हम लोग गए, तो बहुत कुछ हो सकता था कि फिल्म, उसका उत्साह कम हो सकता था, लेकिन वो कमी होने नहीं दी। आज कल तक जब तक स्क्रीनिंग हो रही थी तब तक वो उत्साह बना हुआ था, आज सुबह तक उत्साह बना हुआ, वही ललक, वही चहक है। तभी अंदर में, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। एक कम अच्छी बात? कम अच्छी बात लगी वो ये लगी, थोड़ी अच्छी बात ये है कि मुझे लगता है कि इतना इसको अप्रिसिएशन मिल रहा है इसको, तो काश मेरा पार्ट थोड़ा और बड़ा हो और देवगन साहब के साथ और ज्यादा समय मिलता, फ्रेम शेयर करने का, तो मजा आता। हाँ। अच्छा, कल स्क्रीनिंग थी, बहुत सारे लोग आए थे और आज फिल्म जब हम लोग शूट कर रहे हैं तो रिलीज भी हो चुकी है। तो अभी तक जितने रिएक्शन आए
उनमें वहाँ पर जिन लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर भी स्क्रीनिंग के लिए, मतलब जो अपनी अपनी कला में महारत हासिल किए हुए थे। और उसके अलावा आज भी कुछ फ़ोन आ रहे होंगे, या जिन्होंने रात में देखी होगी फ़िल्म या अभी देखी होगी। तो सबसे बेस्ट किसका लगा आपको रिएक्शन अभी तक? अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, फिर भी। एक एक मित्र है हमारी, वो अपने 7-8 साल के बेटे के साथ आई थी, और उन्होंने बोला कि यार गजराज, ये तो फैमिली फिल्म है। हाँ। ये मैं हमेशा परेशान रहती हूँ कि बच्चे को कौन सी फिल्म में ले जाऊं, तो हमेशा कुछ अटपटा आ जाता है किसी न किसी फिल्म में। तो ये बात मैंने सोची नहीं थी, ये बात हम लोगों ने नहीं सोची थी कि इसको लोग इस अंदाज से लेंगे कि फैमिली एंटरटेनमेंट के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है, कि आप जाएं, 2 घंटे तक आप इस कहानी के साथ जुड़े, और उसके अंदर हर उम्र के लोग इसको देख सकते हैं। तो जब स्क्रीनिंग हो रही थी तो क्या होता है कि इस तरह की स्क्रीनिंग में आमतौर पर लोग बायस्ड होते हैं, क्योंकि आपके परिचित लोग होते हैं, आपके जान पहचान के लोग होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग होते हैं, प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के फैमिली मेंबर होते हैं। तो उसमें एक रहता है, इस चीज की आशंका रहती है कि लोग शायद खुले दिमाग से, या जो ओपिनियन है थोड़ी सी शैडो में आती हैं। लेकिन कई बार होता है कि आपकी कहानी इतनी बड़ी होती है, इतनी इतनी अच्छी अच्छी शेप ले लेती है कि वो इस बायस के बियॉन्ड चली जाती है। तो जब स्क्रीनिंग से लोग निकल निकल कर आ रहे थे, तो क्योंकि इमोशनल है, मैं कहानी बता नहीं सकता हूं, लेकिन वो जो आखिरी का आधा पौना घंटा है, उससे लोग बहुत उद्वेलित होते हैं। और जो परिचित थे, जिनको कहानी का थोड़ा बहुत सार मालूम था, वो भी की आंखें भरी हुई थी। और जब अलग अलग स्क्रीन में 4-5 स्क्रीनिंग में हो रहा था, थिएटर में हो रहा था, और उसमें हम जब स्क्रीन को जा रहे थे, तो लोग ऑलमोस्ट ऐसे बैठे थे जैसे कि एक लाइव मैच चल रहा है, स्टेडियम के अंदर बैठे हुए, मतलब ऐसे ऐसे उचक के, ऐसे ऐसे, और वो जो एक राष्ट्र की भावना है, जो भारत के झंडे की भावना है, जो वो बड़े अच्छे से निकल कर आ रही है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है, और उसको रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा आ रहा है। हाँ, ये जो आपने बात की, ये मैंने रिव्यू में लिखा भी एक्सपीरियंस। मैंने तो वैसे जर्नलिस्ट के साथ देखी थी, स्क्रीनिंग थी उसकी फिल्म की, प्रेस शो था। हाँ, उसमें भी मतलब जर्नलिस्ट तो वैसा होता है कि उनको आपको अगर ताली बजवाना है तो बहुत कुछ अच्छा करना पड़ेगा तब, अदरवाइज वो तो जज करने के लिए बैठा होता है। अरे भैया, बड़े कठोर लोग होते हैं, बहुत कठोर दिल के लोग होते हैं। अपना अपना जो मुट्ठी है खोलते नहीं है, बताते नहीं कि कैसी लगी। वो जाके अपना रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, आप पूछोगे सर कैसी लगी, मैडम कैसा रहा, तो ऐसा ऐसा कुछ करके निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यही है मेरे ख्याल से, अच्छे अच्छे आर्ट की यही पहचान है कि आप अपने सारे गांठों को खोल देते हैं, अपने आप सब पर्दों से बाहर आ जाते हैं, अपने आप बनावट के जो आपके उसूल होते हैं उससे निकल आते हैं इसके अंदर। तो ये बड़ी अच्छी बात है इसकी। जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई या जब ये किरदार आपके पास आया, तो पहला रिएक्शन क्या था आपका? क्या मतलब करना है, या तुरंत हाँ कर दी थी, या फिर अमित से बोला था कि भाई अभी रुक जाओ, मैं थोड़ा सा? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बधाइयों के तुरंत बाद आया था। और ये अच्छा। एक अमित ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि देखो गजराज जी, ये 2 तरीके से आप अपनी इस सक्सेस को ले सकते हो। एक तो या तो बधाई हो जैसे पात्र आप करो, ये सेफ रास्ता है, या बीच बीच में अपने आप को चैलेंज करते रहो। मैंने बोला ना कि वो मैं उनको रियल लाइफ में अपना कोच मानता हूँ, मेंटोर मानता हूँ। उम्र में छोटे हैं लेकिन उनका विजन बहुत अच्छा है। तो जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा यार हाँ, बात तो सही है, लेकिन मेरी उम्र के लोगों के लिए रोल इस तरह के कम लिखे जाते हैं, मैं कहाँ ढूंढूं, जो मिल रहा है उसमें ही तसल्ली करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास एक रोल है, और ये इस तरह की कहानी है, एक कोच की कहानी है जो 1950s और 60s में ऐसा करता है, और अजय देवगन ये पार्ट कर रहे हैं, और ये एक एंटागनिस्ट का पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, करो। तो मैंने कहा मुझे इस ऐसे रहीम के बारे में, सैयद अब्दुल रहीम के बारे में मालूम नहीं थी, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो मैंने कहा ये इसको कौन बिलीव करेगा इस कहानी को, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। मुझे लगा ये फिक्शनल कैरेक्टर है, रहीम का कैरेक्टर फिक्शनल है, मुझे नहीं आइडिया था। उन्होंने बोला नहीं गजराज जी, एक रियल स्टोरी है,
ऐसे कोच थे हमारा, कि मुझे आइडिया तो था कि फुटबॉल में और हॉकी में हम लोगों ने बड़े झंडे गाड़े हैं 40-50 साल पहले, और अभी शायद कुछ वजह, और मैं बड़ा ताज्जुब में हो गया। और बस ये जब मुझे मालूम चला कि ऐसा है, तो फिर उसको एकदम अग्रीमेंट हो गया कि करना चाहिए। क्या ब्रीफ थी आपके कैरेक्टर को लेके, क्योंकि उनका तो वो रियल लाइफ कैरेक्टर है अजय देवगन का, लेकिन आपका फिक्शन है थोड़ा सा उसमें। इसलिए बहुत सारे लोगों का एक हाँ, मिला जुला एक वो वही है। वही वही तो क्या मतलब अमित की क्या ब्रीफ थी इसको लेके, और आपने क्या, उन्होंने कोई रिसर्च दी थी आपको या आपने कुछ रिसर्च की? तो बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये जो मेरा कैरेक्टर है रॉय चौधरी का, वो बंगाली भद्र स्पोर्ट्स। लोग, हाँ। तो ब्राउन साहेब कह सकते हैं, जो आजादी के टाइम में जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं, वो एक अखबार के एडिटर हैं, और उसके अंदर वो स्पोर्ट्स का उनका पकड़ है, फुटबॉल को लेकर बड़ा वो है, शिद्दत से मानते बड़ा हैं कि बंगाली बंगाल प्राइड है उनके अंदर कि बंगाली प्राइड है। तो वो पहली चीज जो हमारी अमित और मेरी बातों में निकल कर आई, ये था कि हमारा ये मानना था कि इसको बड़ी थिन लाइन होती है जब आप किसी भाषा को, किसी एक्सेंट को पकड़ते हैं। तो जैसे उनकी टीम में बोला गया कि आप किसी बंगाली एक्टर को पकड़ लें, किसी उनके साथ काम करें, लेकिन अमित ने तय किया हुआ था कि ये पार्ट वो मेरे साथ ही करना चाहते हैं। और तो मेरा प्रयास ये रहा कि ये किसी भी तरह से कैरिकेचर जोन में ना चला जाए। किसी भी जो खास तौर पे बंगाली भाषी जब देखें, तो उनको ये ना लगे कि हमारी भाषा के साथ किसी तरह का इसमें छेड़छाड़ हुई है या इसका मजाक उड़ाया गया है। तो वो एक पहला रूल था, उसूल था, पहला चीज कि इसको इस तरह से किया जाएगा, और क्लीशेड विलेन का नहीं होगा कि जो बहुत चीखेगा चिल्लाएगा और वैसा होगा बहुत, क्योंकि वो अपनी तौर पर वो सही मानता है इस बात को कि एक बाहरी आदमी आके बंगाल के फुटबॉल को कैसे संभालेगा, और बाहर के प्लेयर्स कैसे आ सकते हैं। तो ये, और अमित और उनकी टीम की रिसर्च बहुत अच्छी है। उन्होंने जो मेरा ट्रायल था पूरा, जो मेरा प्रोस्थेटिक और विग, उसमें तकरीबन 6-7 बार वो ट्रायल हुआ, 1 महीने 2 महीने के अंदर, और हर ट्रायल कुछ 6-7-8 घंटे का होता था। उसके अंदर वो विग लगाना, कैप लगाना, किस तरह के कपड़े होंगे, छड़ी रखेगा या नहीं रखेगा, या क्या होगा, मूंछ होगी नहीं होगी, तो उन सारी मुझे लगता है कि अमित की जो डायरेक्शन टीम है, अमन, अतुल, ये तमाम लोग, इन लोगों ने मुझे बड़ी मदद की। और वो एक बेसिक जो बाइबल कह सकते हैं कि ये कहीं पर भी ये ओवर द टॉप नहीं होना चाहिए, बहुत सटली होना चाहिए। उसका जो शिफ्ट हो रहा है, कुछ चेंजेस भी अगर इसके कैरेक्टर में आ रहे हैं, तो वो भी बहुत ऐसा भयानक कुछ नहीं होगा, वो दर्शकों को समझने के लिए छोड़ दिया गया। अच्छा, आप जब दिल्ली में थे, जब आप अखबारों में कॉलम वगैरह लिख रहे थे, तो क्या इस तरह के लोग थे, उन अनुभवों को भी आपने इसमें इस कैरेक्टर में डालने की कोशिश की, उस समय के अनुभव? और साथ में आप, मतलब मुझे ये दूसरा उसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो आप पीछे हम बात कर रहे थे, कि आपके पास, सबके पास तो एक ब्रीफ था कि वो ऐसा दिखता था, वैसा होता था, वैसा वैसा था। आपके पास कोई ब्रीफ वैसा, मतलब कोई उदाहरण नहीं था, तो आपको सीमाओं में रहना भी था और सीमाएं तोड़नी भी थी। जी, तो ये दो, हाँ, पहले इस पे बात जवाब दे दीजिए, फिर उस वाले पे आएंगे, दिल्ली वाले पे। अच्छा सवाल है। तो ये एक, हाँ, मैं कह सकता हूँ कि उस दौरान मेरा जो 2-3 साल का अखबार में काम करने का जो तजुर्बा था, और उसमें बहुत नजदीक से तो नहीं, लेकिन गलियारे में आते जाते और कॉन्फ्रेंस रूम में उनको मीटिंग करते हुए, ऐसे मैंने तमाम एडिटर्स को देखा। एसपी सिंह साहब को देखा, राजेंद्र माथुर साहब, प्रभाष जोशी, राघव बहल, जब मैं टीवी 18 में काम कर रहा था, तो उस वक्त वो फ्रीलांसर था, तो उनको, राघव को मैं देखता था। तो ये जो मुझे एक चीज जो समझ में आती थी कि ये तमाम बड़े लोग, बड़े जो हैसियत वाले लोग, ये बोलते कम हैं, और उनके एक्ट जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो जो डीट करते हैं, और वो अपनी चीजों से, अपने दफ्तर से, अपने जो उनके वैल्यूज हैं, उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं।
ये कहीं पर एक दिमाग में जरूर रही और उसने मुझे मदद की बात। आप मतलब जैसे एक एक्टर होता है तो वो अकेले में जब कोई किसी रोल की तैयारी करता है तो कुछ अलग अलग एक्सरसाइजेस करता है। कभी कोई कहता है कि शीशे में देख के बोलो, मतलब जब स्क्रिप्ट आती है उसके पास सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे मनोज वाजपेयी कहते हैं कि मैं लगातार स्क्रिप्ट पढ़ता जाता हूँ तो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के ही पता चल जाता है कि उस कैरेक्टर वो कैसा हो सकता है, क्या करना है उसके साथ। बार बार पढ़ो, बार बार स्क्रिप्ट पढ़ो। आपका क्या प्रोसेस होता है किसी भी किरदार को, कोई भी कैरेक्टर, मान लीजिए यही कैरेक्टर है आपका रॉय चौधरी स्पोर्ट जर्नलिस्ट जो है, ये आपके पास जब आया, स्क्रिप्ट मिली आपको, ब्रीफ थी, सब कुछ होता है, लेकिन एक जब आप कोई काम करने जाते हैं तो आप अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बनाते हैं, चीज़ें करते हैं। आपका क्या प्रोसेस रहता है किसी भी किरदार को अप्रोच करने का, एक्सटर्नली और इंटरनली? तो मनोज वाजपेयी जो हैं वो मेरे आदर्श हैं। मैंने उनके साथ थिएटर किया हुआ है और मैं उनके इस जो प्रोसेस को ऑलमोस्ट मतलब मुझे ये पसंद है। ये जाने अनजाने में मैं भी इसी तरह की उसमें बिलीव करता हूं कि आपकी जो एक होता है कि आप कई बार छोटा पार्ट होता है, जैसे तलवार में है हाँ। या मेल में है, तो उसके अंदर आपके पास जैसे मैं बड़ा मुझे लगता है जैसे आपको अगर 75 गज का प्लॉट दिया जाएगा तो उस 75 गज के प्लॉट में आप 1000 गज की कोठी नहीं बना सकते हैं। आप आपकी लिमिटेशंस होती हैं, आपको फिर उसके अंदर आप ज्यादा सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिले 500 गज का और 1000 गज का प्लॉट मिले तो फिर उसके अंदर आप थोड़ा सा और विस्तार में सोच सकते हैं। तो बड़े पार्ट होते हैं, बड़ी कहानियां होती हैं, तो उसमें मेरा ये मानना है कि आपके जो क्लूज होते हैं वो लाइनों के बीच में छिपे होते हैं। और मैं अपनी लाइनों के साथ साथ जो बाकी कलाकार हैं जो मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या बात कर रहे हैं उसको मैं बहुत पढ़ता हूं। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है मेरे कैरेक्टर के अलावा, जो जैसे रॉय चौधरी है तो रॉय चौधरी जिन सीन में नहीं है वहां पे क्या क्या हो रहा है, मेरे लिए ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं कोई उसमें क्लू तो नहीं छुपा है, उसमें कोई बात तो नहीं कर रहा है, अंजन दा क्या बात कर रहे हैं रॉय चौधरी के बारे में, या कोच रहीम है वो कहीं कुछ कमेंट कर रहे हैं क्या। तो वो 2 4 5 बार 6 बार स्क्रिप्ट आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे आपको सुराग मिलते हैं और उसको आप फॉलो कर लेते हैं। मुझे लगता है ये एक बेसिक मैं इसको फॉलो करता हूं कि 2 4 6 इतनी बार आप पढ़ो और उसके बाद जब शूट के दौरान तो आपको पढ़ते ही रहना चाहिए, सुराग वहीं पर है। अच्छा, ये आप बोल रहे थे ना कि मैंने इस कैरेक्टर में एक चीज़ बहुत नोटिस की कि आपका ज़्यादातर काम है, बहुत कम एकदम डायलॉग्स हैं, बहुत ही कम है, ज़्यादातर एक्सप्रेशंस हैं। आप स्टेडियम में बैठे हुए हैं, एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, मैच हो रहा है, अपनी आप घड़ी निकाल के देख रहे हैं अभी कितना टाइम बचा हुआ है मैच ख़त्म होने में, इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या लाइव शूट हो रहा था, उधर मैच हो रहा था तब आप एक्सप्रेशन दे रहे थे, या ये लाइव शूट नहीं हो रहा था, आप सिर्फ एक एक्सप्रेशन? लाइव शूट नहीं हो रहा था वो। अगेन कुछ कई बार ऐसा हुआ कि मुझे अमित ने ब्रीफ किया, हर हर क्योंकि ये लंबे अंतराल के बाद शूट होता था, 6 महीने बाद 4 महीने बाद ऐसे ऐसे इसमें अंतराल आते थे कोविड की वजह से। और फिर वो जो साइक्लोन हुआ उसमें हमारा सेट उड़ गया, तो उन सब के बीच में तो एक एक बड़ी अच्छी बात है अमित की कि वो और उनकी टीम भी, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कि अमित अकेले बड़े बांके हैं और उनकी टीम में भी सारे बांके हैं। तो वो एक अच्छे निर्देशक की, अच्छे लीडर की पहचान है कि उनके जो लेफ्टिनेंट हैं वो कैसे हैं। तो ये जैसे एक अमन है जो एसोसिएट हैं, तो वो आके पूरा विग और उस सब का देखते थे कि जब लग रहा है वो जो 2 4 घंटे की प्रिपरेशन में विग लग रहा है, मेकअप हो रहा है, तो उसका पिछले जो तमाम फोटोग्राफ के साथ वीडियोस के साथ मैच करना कि कहां तक वो बाल कहां तक आए हैं, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, ये बाल यहां तक हैं या यहां तक है, उसको ध्यान में रखना। फिर उसके बाद अतुल मुझे सीन दिखाते थे जो दूसरे असिस्टेंट हैं कि सर ये लास्ट सीन हम लोगों ने कलकत्ता में शूट किया था, ये चंदन नगर में हुआ था, इसका ये पिच था, इसके पीछे ये बात हुई थी, आप इससे पहले रहीम से मिले हो, आप इससे पहले अंजन दा से ये बात हुआ, या
आपने ये मैच देखा, इसमें ये हुआ, तो वो सारी चीज आपके सामने परोसी जाती थी, आपको दिखाई जाती थी, आपको की जाती थी, तो आपके अंदर आप मिस्टेक करने के चांसेस उसमें कम रहते हैं। बहुत ही नहीं, मेरा ये कहना है महारथी। कि सामने जैसे कुछ घटित हो रहा है उस पे रिएक्ट करना आसान होता है, पर कुछ घटित नहीं हो रहा था और उस पे एक्सप्रेशन देना कितना टफ था। पर अभिनय वही है, अभिनय वही है। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने आपका सह कलाकार भी नहीं होता है और आप मान के चलते हैं कि वहां पर आप अजय देवगन साहब को ही रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्लोजअप्स तो बहुत सारे जब होते हैं। जी 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 जी। हाँ हाँ। मतलब जैसा मैंने बताया कि ब्रीफ और आपको जो डिटेलिंग पे जो अटेंशन है डायरेक्शन टीम की, उससे बड़ी सहूलियत मिलती है कि आपको नहीं मालूम है कि हाँ यहाँ पे मैं ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहा हूँ, लेकिन वो पूरा फुटेज के साथ मुझे बता रहे हैं कि नहीं ये वाला मैच था, ये बैंकॉक वाला मैच था, ये इंडोनेशिया वाला मैच था, इसमें ऐसे हुआ था, ऐसे किया गया। और एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि सामने ग्राउंड है और वहां पे किसी प्लेयर को दौड़ा दिया, किसी अच्छा। असिस्टेंट को दौड़ा दिया कि यहां से जा रहा है वो वहां दौड़ा, वहां से वहां गया। तो अच्छा। वो इतने हद तक हो सकता है, लेकिन लाइव मैच के दौरान। अच्छा, अजय देवगन को बतौर एक्टर कैसे रेट करते हैं आप? क्योंकि मतलब मुझे तो इसमें उनका काम बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने मुझे उनके इतने सारे उसमें क्लोजअप हैं और एक भी जगह आप उनको पकड़ नहीं पाते हैं कि ये कुछ ज़्यादा कर रहे हैं या कुछ कम कर रहे हैं। एक अलग तरह का ठहराव से वो चौंकाते हैं आपको, जो उनका एकदम लाउड नहीं है। जैसे फिल्म है कि लाउड नहीं है, देशभक्ति का शोर नहीं करती है ये फिल्म, है अपनी परतों में रहती है, वो आप समझते हैं, चीज़ें करते आपके जहन में बैठती जाती हैं। वैसे ही अजय देवगन कैरेक्टर भी है। आप उनको बतौर एक्टर कैसे रेट करते, इससे पहले कैसे रेट करते थे और अब जब आपने उनके साथ काम किया तब? वो उस मामले में निराले हैं वो, कि वो कमर्शियल, जो हार्डकोर कमर्शियल सब्जेक्ट होते हैं, सिंघम, गोलमाल, वो सब तमाम चीजें भी बड़ी स्फूर्ति के साथ करते हैं। और जब जख्म जख्म फिल्म थी ना उनकी, हाँ, जख्म, और रेनकोट में देख लीजिएगा हम। रेनकोट, रेनकोट जो जिसमें ऐश्वर्या थी, हाँ हाँ, ऐश्वर्या थी, ऐश्वर्या थी। और या हम दिल दे ओमकारा चुके, जैसी फिल्म देख लीजिए, बहुत सारे काम। हम दिल दे चुके सनम में हाँ, जो हम उनका दिल, हाँ कैरेक्टर था, हाँ वनराज। हाँ। वनराज ने मुझे पहली बार अपील किया था, उनके साथ अलग से मेरा वो हुआ था कि यार ये आदमी तो अलग है ये तो। और ओमकारा जो आप बता रहे हैं, तो वो विरले एक्टर्स में से हैं कि वो जो दोनों तरह का सिनेमा बहुत काबिलियत के साथ हैंडल कर लेते हैं। ये उनकी उनकी काबिलियत है कि जहां पे वो एक आउट एंड आउट मसाला फिल्म भी वो करते हैं, और एक जो एक समझदार जो इस तरह की सिनेमा होता है जिसके अंदर कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, जो स्टारडम से ज्यादा, वो उसको भी बड़ा आसानी से हैंडल करते हैं। और जितने जितने फ्रेम में मैंने उनके साथ काम किया, वो बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा है, बहुत दृश्यम ही। जैसी दृश्यम तो हम भूल गए, जैसा उन्होंने काम किया दृश्यम। यस यस, तो वो ये मतलब क्या बोलते हैं, ये जो लास्ट होता है ना लॉट में, लास्ट ये 5-6 लोग बचे हुए हैं अभी, हाँ जो दिग्गज है, अजय देवगन, अक्षय कुमार, आमिर, सलमान, शाहरुख, कमल हासन, ये लास्ट वो जो बड़े लोग हैं जो जिनको हम देख रहे हैं अभी। और हम बड़े खुशकिस्मत है कि मैं खुशकिस्मत हूं कि इस तरह के लोगों के साथ, माधुरी जी के साथ मैंने काम किया पीछे। तो जब आप ये कद्दावर लोग हैं, ऐसे लोग दोबारा नहीं बन सकते, क्योंकि सिनेमा का पूरी पूरी भाषा बदल चुकी है। सिनेमा देखना, एंटरटेनमेंट का पूरे मायने बदल चुके हैं। तो ये इन इन ये मतलब एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये लोग हैं, ये लोग। हाँ बिल्कुल, मतलब उनकी कैसे, मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा अजय देवगन के बारे में। मेरी बहुत, उनको मैं जब स्क्रीन पे देख रहा था तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, बहुत दिनों के बाद। मतलब मैं किसी स्टार की फिल्म देख रहा था और मुझे मज़ा आ रहा था देखते हुए कि अजय देवगन, एक्टिंग उसकी अच्छी लग रही थी मुझे। तो वो सेट पे कैसे रहते हैं, कोई शॉट देने से पहले कैसे रहते हैं, देखा होगा आपने उनको, क्या चूंकि उनकी तैयारी तो होती होगी पर दिखती नहीं है शायद कि वो तैयारी करते हैं, क्या करते हैं। जी, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है यार ये।
तो जब मेरा पहला सीन था उनके साथ, वो क्लब वाला सीन था शायद, मुंबई में शूट अच्छा। हुआ था। हाँ। और आप मान कर चलते हैं कि वो एक्टर हैं आपके, और आप उनके साथ कर लेंगे। और अब अलग अलग समारोह में और इधर उधर आप बड़े सितारों से मिलते हैं, तो आपको वो जो एक वो वाला जो आम दर्शक वाला जो अ, और जो अ, होता है वो होता है, या जिज्ञासा जो होती है, वो कम होती है। लेकिन जब वो सामने आता है इंसान, आपके आधे फुट के सामने खड़े होते हैं, और उनका जो आंखों में एक करिश्मा है, तो आप थोड़ी देर के लिए आपके आपके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज होती हैं। तो उनका एक चीज जो क्योंकि अब हर हर कई कई अलग अलग सितारों के साथ मैंने विज्ञापन फिल्में भी की हैं, निर्देशन किया है उनको, तो जलवे होते हैं। स्टारडम का मतलब है जलवा। जलवा, भौकाल, मतलब आएंगे 15 लोग और वो सब नहीं होगा तो स्टार कैसे? तो अजय देवगन साहब का भी जलवा है, उनका भी पूरा एक रहता कि वो आते हैं सेट पे, तो एक 150 लोगों का जो खलबली होती है सेट पे, वो हो जाती है, चुप हो जाती है कि वो बॉस आ गए। लेकिन उस वही तक है। मैंने ये नोटिस किया कि और आमतौर पे एक चीज और होती है कि जब आप बहुत बड़ा इतना कद्दावर स्टार होता है, तो उसके सामने जब मेरे जैसे कैटेगरी में जो एक्टर्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा फुटेज नहीं दी जाती, तवज्जो नहीं दी जाती। ये होता है कि अच्छा ये कर लो, फिर चलो कर लेते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा एक एक रीजन तो ये था कि इसमें अजय देवगन अलग लीग के स्टार है। वो रेगुलर, वो जलवा दिखाने वाले स्टार नहीं है खामखा में, उनका जलवा स्क्रीन पर दिखता है। और अमित शर्मा, वो बड़े कॉन्फिडेंट डायरेक्टर हैं। मैंने ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरे साथ ही किया, मैंने ये नोटिस किया कि वो जितना स्टार को तवज्जो दे रहे हैं, उतना ही वो मुझे या बाकी किसी एक्टर को या जो सारे प्लेयर्स हैं उनको भी उतना ही दे रहे हैं। तो आपके मन में एक हड़बड़ी होती है ना, आप औ में होते हैं कि जल्दी हो जाए, खराब ना हो, सीन कंप्लीट हो जाए, लाइन ना भूलो। वो आपको पहले 1-2 दिन में ही अमित ने ठहराव दिखाया कि नहीं गजराज जी, आप ऐसे करो, आप टाइम लो इसके अंदर, आपको ये ऐसे करना है। और ये मैंने नोटिस किया कि देवगन साहब उसमें पूरा कोलैबोरेट कर रहे थे। वो ऐसा नहीं था कि भाई मेरा शॉट हो गया, मैं अब जाऊं क्या। वो उन्होंने एक कह सकते हैं कि अमित के सामने एक वो सरेंडर किया हुआ था। वो एक एक कलाकार के तौर पे वहां पे थे, रीटेक्स हो रहे थे, 2 टेक 3 टेक। और उसमें मैंने नोटिस किया कि एक जगह पे जहां पे वो खांसते हैं, कॉरिडोर में हमारी बात हो हाँ रही हाँ है, हाँ 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 हाँ। क्या टेक हुए, वहां पे मैंने कहा यार ये आदमी घर में बहुत होमवर्क करता होगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट उसी जगह पर वो पॉज, एग्जैक्ट उसी जगह पर, और मतलब आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है उसकी। तो और वो बहुत ये मतलब वैसा हैंड हेल्ड वो शायद शूट हुआ है, पीछे जी आके बहुत उनके बहुत चेहरे पर बहुत देर तक कैमरा रुका रहता है, वो जी खांसते रहते हैं और चेहरे पर कैमरा रुका रहता है, वो हाँ, कमाल तो का क्या है वो कि बड़ा स्टार है और उसका जलवा है, हाँ। और उस जलवे के बवंडर में अगर बाकी लोग उड़ जाएं, डूब जाएं, तो फिर फायदा नहीं। बड़ा स्टार है, उसका जलवा है, लेकिन वो जलवा स्क्रीन तक रहना चाहिए। सेट पे वो बिल्कुल सहज हैं, वहीं पे एक कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं। उनकी टीम भी उनको घेर के नहीं रहती है, वो उनकी टीम भी मतलब कहीं कोने में रहती है, वो बुलाते हैं, फोन वोन मंगा लिया, कुछ कर लिया, बस वो वहीं पर है, मौजूद है। तो ये मुझे इंस्पायर किया, इस चीज ने बहुत बतौर अच्छा लगा। डायरेक्टर कैसे हैं वो, अ, आपने काम किया उनके अ, साथ? मैम जी, वो हाँ टेक्निकली बड़े साउंड हैं, हाँ बहुत बहुत साउंड है उनका। उनका जो कैमरा को लेकर उनकी जो नॉलेज है, शॉट्स को लेकर जो नॉलेज है, मेरे एक ही रात का उनके साथ हाँ अनुभव रहा। हाँ। भोला में गेस्ट अपीयरेंस किया था मैंने। लेकिन वो क्योंकि खुद एक्टर हैं, तो उनको एक्टर की जो कमजोरियां होती हैं और तकलीफें होती हैं, उनको बड़े अच्छे से समझ में आती हैं। तो वो अच्छा मैंने जब भोला आप भोला का जो गेस्ट अपीयरेंस किया ही इसलिए था कि ऑडिशन दिया था मैंने, कि ताकि इनकी बड़ी पिक्चरों में काम मिले मुझे। अब मिलेगा सर, अब तो आपने कमाल किया है तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ नहीं, वो अभी अभी स्क्रीनिंग पे भी मिले थे, तो बड़े स्नेह से मिले और बहुत अच्छे से बात की उन्होंने, हाँ बड़ा मैंने बड़ा। देखा फोटो वोटो आप लोग खिंचा रहे हैं सब सारे लोग खड़े होके,
बहुत सारी बहुत स्नेह। तस्वीरें, हाँ, बहुत सारी तस्वीरें बाहर आई। अपनी फिल्म कब ला रहे हैं आप? कोई लिख रहे थे फिल्म? हाँ, वो चल रहा है, लेकिन अभी अगेन कोविड के बाद सारे समीकरण बदल गए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। तो उसका जो व्यावसायिक वो पार्ट है वो बड़ा अलग अलग है, तो क्योंकि ये होपफुली 2000 शायद 2018 की बात है, मैं एक आपका कोई इंटरव्यू था वो देख जी देख या कोविड पढ़ आया, रहा। कोविड में पूरी 2-3 साल चीजें थम गई, और उसके बाद जो अभी सारे समीकरण बदले हुए हैं और बनाने की इच्छा है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है मेरे पास, उस पर काम चल रहा है, तो उम्मीद है कि इस साल के आखिर में अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक्टिंग असाइनमेंट भी है। तो वो दोनों के बीच से निकल के देखना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि मैं एक बनाऊं, एक फिल्म तो मुझे बनानी ही है। नहीं, एक नहीं सर, बहुत सारी बनाई है आपने। इतनी आपका तो अनुभव भी है बहुत सारा, ढेर सारा पूरा आपने अपनी कंपनी से लेके शुरुआत से। वो जब आप वो किस्सा सुनाते उस पर फिर कभी बात करेंगे, जब लंबा इंटरव्यू करेंगे। वो जब अमिताभ वो बच्चन जो को आप, क्या लंच विद एक्टर वाला जो है हाँ, ना, लंच विद मेहमान। लंच विद मेहमान, तो वो जी बोलिए, अपने प्रोडक्शन को बोलिए कि अरेंजमेंट करें उसका। जी जी जी, बिल्कुल बोलेंगे। तो उसमें बात करेंगे, जब आप अमिताभ बच्चन के पास गए तो अमिताभ बच्चन ने कहा, आपका वो एड देखा तो अमिताभ ने कहा कि मैं इसमें वॉइस ओवर करना चाहता हूँ। अच्छा, अशोक से लेकर जो आपका कैरेक्टर था बैंडिट क्वीन में, अशोक हाँ शाह। हाँ, तो उससे लेकर अशोक से लेकर उससे अशोक, मैं एक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अशोक ही है, वो अशोक नहीं है। तो हाँ, वो सरपंच जी बोलते, कहा अशोक, कहा गई थी मॉर्निंग। तो वहां से लेकर रॉय तक अब आप आ गए हैं, आपकी जर्नी यहाँ तक, वहां से लेकर यहाँ तक आ गई है। अभी क्या करना है और गजराज राव को, जो उनको लगता है कि अभी बचा हुआ है, मतलब अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, पर एक आदमी का एक उसके दिमाग में कुछ प्लान्स होते हैं चीज़ों को लेके। हालांकि ऐसा भी होता है कि प्लान नहीं होते हैं आपके, चीज़ें होती चली जाती हैं फ्लो में आप, लेकिन कुछ होता है एक दिमाग में। जैसे आपने बोला कि फिल्म बनानी, इसके अलावा और क्या आपको लगता है कि अभी और ऐसा किरदार होना चाहिए था, इनके साथ काम करना है, या ऑस्कर में फिल्म ले जानी है, या इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं? ऑस्कर वगैरह ये तो सब वो दिन वाले सपने होते हैं। मन तो करता ही है कि कभी ऐसा आए, ऐसा चमत्कार हो जाए, लेकिन वो बड़ी दूर दूर की कौड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि बधाई हो के बाद से थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन आया है, और मैं अपने एक्टिंग करियर को वैसे ही देखता हूँ। मुझे लगता है ये मेरा शैशव काल है, अभी बड़ा बहुत बहुत लंबी जर्नी बाकी है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तमाम जो दिग्गज नए पुराने सारे निर्देशक है, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले। और क्योंकि क्या है कि एक जैसी कहानी, क्योंकि अगेन वो भी है यार अनुभव कि आप एक उम्र के बाद आप लिमिटेशन तो हो ही जाती हैं कि आपके लिए कम किरदार लिखे जाते हैं, एक जैसे किरदार ऑफर होते हैं, उनके बीच से आप कैसे, जैसे कुछ दोस्त मेरे बोलते हैं कि अरे यार अब किसी का फादर मत बनना। मैंने कहा यार एक 50 साल का आदमी फादर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, हीरो थोड़ी बनेगा। हाँ, तो फिर आप वैसे शाहरुख सलमान की तरह करते आ रहे हो, अलग वैसा स्टारडम हाँ, वो होना। अलग, लेकिन वही तो कहा मैंने कि वो ये जियाले अलग अलग लोग हैं, ये करिश्माई लोग हैं, और वो जो कर पाते हैं वो आसान नहीं है। वो 50, 55, 60, 56 की उम्र में जो करते हैं, वो बहुत मतलब बड़ी अलग किस्मत लिखवा के लाए हैं वो लोग, और उसमें उनका बड़ा परिश्रम गया है। तो उससे कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, और वैसा सोचना भी नहीं चाहिए कि वैसा जीवन में कभी हो। अच्छे पात्र मिले, अच्छे निर्देशकों के साथ काम हो, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग और अलग अलग भाषाओं में मिल जाए, जैसे भी ये बांग्ला भाषा का तो श्रीजीत मुखर्जी के साथ काम करने का मौका मिल जाए, या मलयालम में काम करने का मौका मिल जाए, या अच्छा, तमिल में काम अप्रिशिएट कर। करते हैं मलयालम फिल्में? इधर तेलुगु सिनेमा या मलयालम सिनेमा बहुत अच्छा बन रहा है, मलयालम तो खासकर, तो देखते हैं, जी अप्रिशिएट करते हैं। कौन कौन सी बिल्कुल। फिल्में इधर? कुमलांगनी नाइट्स से शुरू किया था मैंने, हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ। वो तमाम फिल्में देखी जाती हैं, और वहां पे तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मलयालम में तो बहुत बहुत सुंदर काम हो रहा है, और बांग्ला में अच्छा काम हो रहा है, मराठी में अच्छा काम हो रहा है। हम्म। मराठी में भी पीछे एक फिल्म आई थी लय भारी, हाँ, लय भारी, लय भारी। टंगनी जी हैं उसमें। तो सोचिए ना कि वो मतलब एक अधेड़ उम्र की महिलाओं के साथ एक फिल्म बनाई, जिसके अंदर दर्शक टूट पड़े थे, सिनेमा हॉल में टूट पड़े, टूट पड़ना। और उसका व्यवसायिक जब होता है, लाभ होता है, 60-70 करोड़ रुपए कमाए, तो ये एक रीजनल सिनेमा के लिए कितनी बड़ी बात है। तो मैंने फिर बाद में वो फिल्म देखी, तो कहानी बड़ी जोरदार थी, बहुत बढ़िया कहानी।
अच्छा, 2 सवाल फिर हम लोग अपने इसका विराम देंगे अपनी वाणी को। एक तो ये सवाल, आपने बहुत लोगों के साथ ऐड फ़िल्में की, बहुत सारे ऐड्स बनाए। सबसे आपको बेस्ट कौन लगा? लाइक सचिन हो गए या अन्य जिन जिन लोगों के साथ आपने काम किया, और उनमें क्या अच्छा लगा? क्यों अच्छे अ, लगे मतलब वो? एक हाँ, एक इसके अंदर मेरा एक बड़ा ये एक दो बार मैंने रियलाइज किया इस चीज को कि जो स्टार हैं, जो कलाकार हैं, जैसे बच्चन साहब हैं, ये तो महारथी हैं। और ये बिल्कुल आपको मैं उनसे उम्र में और तजुर्बे में भी कम हूं, और वो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर चुके हैं वो। लेकिन जब भी मेरा 10-12 विज्ञापन मैं उनके साथ कर चुका हूं इन तमाम वर्षों में। लेकिन वो हमेशा शुरू से लेकर जब मैं बिल्कुल नया नवेला था और अब तक, वो निर्देशक को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक 16-17 साल का लड़का या लड़की हो। वो पूरी और वो जेन्युइन रिस्पेक्ट देते हैं एकदम। तो ये बच्चन साहब की बड़ी खासियत है। तो उससे क्या है कि सामने वाला थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है अच्छा, नॉन उसको। एक्टर्स में कौन सबसे अच्छा लगा आपको, जिनके साथ काम किया आपने? धोनी धोनी के साथ कुछ विज्ञापन किए हैं, तो धोनी बहुत प्रिसाइज हैं, बहुत क्लैरिटी है उनको। एक चीज जो मेरे लिए बड़ी एक ऑब्जर्वेशन रही कि सचिन के साथ 15 साल में कई बार विज्ञापन हुए हैं। शुरुआत में जब वो नए नए बड़े सितारे बने, और सौरव गांगुली के साथ उस समय काम हुए, तो वो उस समय उनके दोनों के बीच में, सौरभ और सचिन का एक था कि वो कैमरे के सामने या सेट से चले जाना चाहते, मतलब मेरी लाइन कंप्लीट करो और मुझे जाने दो। उनको वहां नहीं रहना होता था, क्योंकि हाँ। वो संकोच था, क्योंकि वो उनकी फील्ड नहीं थी। मुझे लगता है ऐसा क्यों, क्योंकि इतने बड़े महारथी हैं वो, तो शायद वो संकोच होगा कि इसमें मैं मास्टर नहीं हूं यार, ये एक है, समीकरण है इस तरह का, और मुझे करना है, व्यावसायिक कारण है, करके खत्म करते हैं। तो ज्यादा इसमें, जैसे दादा के साथ एक बहुत पहले ऐड हुआ था, तो उसमें एक लाइन बोली, तो उन्होंने, मैंने बोला ऐसा भी कर सकते हैं, बोला गजराज ऐसा ही निकल के आएगा ये वाला भी। उसके बाद कट टू 10-12 साल बाद सचिन के साथ मैं मुंबई इंडियंस के लिए एक फिल्म बना रहा था, और उसके अंदर उनके कुछ 10-12 लाइनें थी, 2 पैरा की। तो मैंने कट किया हुआ था उसको कि एक एक 2-2 लाइन बुलवा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके साथ 3-4 साल से शूट नहीं किया था। तो मेरा लास्ट मेमोरी ये था कि वो बहुत लंबी लाइनें नहीं बोलते। तो वहां पे मुझे एकदम उन्होंने सरप्राइज कर दिया कि उन्होंने वो पूरा, जब सेट पे आए तो उनको लाइंस याद थी, और लाइंस याद आने के बाद, वो शॉट होने के बाद, कैमरे मैंने 2 लगा रखे थे, और मुझसे उन्होंने पूछा गजराज क्लोजअप कौन सा है, क्लोज में कौन अरे! सा। तो मुझे ये लगा कि उन्होंने, जब उनका जो स्वर्णिम युग क्रिकेट का चला गया, उसके बाद ये बाकी तमाम चीजें करने लगे, तो उसके बाद शायद, मुझे ऐसा अंदेशा है या मुझे ऐसा अनुमान है मेरा, कि उन्होंने अपने एक्टिंग के ऊपर भी काम किया, शायद वर्कशॉप की होंगी, या किसी से प्रेरणा ली होगी, या किसी ने गाइड किया होगा कि भाई, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा है कि मैं ये कर रहा हूं, और ये नियमित मैं विज्ञापन शूट करता हूं महीने में 2-3, तो मुझे इसमें भी परफेक्शन होना चाहिए मेरा। और ये सेम चीज सौरभ गांगुली के साथ हुई। उनके साथ मैंने एक स्टील ब्रांड का एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के साथ काम किया पीछे 2 साल पहले, कोलकाता में शूट हुआ, और टेक हो गया, मैंने मान लिया कि हाँ ये है, हो गया अभी, अच्छा है, मतलब ये, और मैं उसमें दूसरे कलाकार के साथ और वो करके कट करके हो जाएगा। वो उन्होंने रिवाइंड करके देखा, और फिर बोले गजराज আমি কি ভাবছি একটা और नहीं एक तो भालो होवे, मैं एक और करता हूं और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। मैंने कहा यार ये तो बड़े जियाले हैं। एक्टर की और तरह बात कर रहे हैं तो। हाँ, तो ये महारथी होने की निशानी है कि उन्होंने, जब वो उससे समय मिला, जब वो क्रिकेट जो प्रोफेशनल देश के लिए जब खेल रहे थे, वहां से जब उनका समय मिला, तो वो अब जो कर रहे हैं उसके अंदर भी उनको अपना बेस्ट देना है। तो ये बड़ी इंस्पायरिंग बात इन दोनों अच्छा, खिलाड़ियों को लेकर मैं कह धोनी की सकता बात कर रहे थे, क्या मतलब कुछ उदाहरण दे सके जो कर रहे थे, वो बहुत प्रिसाइज हैं चीज़ों को लेके? हूं। एक उनका, उनके साथ मैंने तकरीबन 7-8 साल पहले शूट किया, तो वो निर्विकार हैं वो। अच्छा।
हाँ क्या बोलते हैं वो ना, जो जो मायावी दुनिया में रहते हुए माया से दूर हैं वो। तो हाँ हाँ, जैसे जैसे वेदांत कहता है ना कि आप किसी चीज को पकड़े रहिए, लेकिन पकड़ के भी उसमें छोड़ने का आपके वो हुनर होना चाहिए, वैसे वाली चीज। हाँ, तो अच्छा वो उस समय कोई एक बड़ा कप जीता था उन्होंने, और अच्छा। उस दौरान की बात है, पूरी दुनिया में भूचाल आया हुआ था, धोनी 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 हो रहा था। कब, किस सन लेकिन की वो बात है सर? कब? ये 8-10 साल पहले की बात है। 8-10 साल माने शायद हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी की बात होगी, हाँ 2014, मतलब पूरा 13-14। भूचाल मचा हुआ है, और ये भाई साहब सेट पे हैं, और उन्होंने अपना मोबाइल अपने असिस्टेंट को दे रखा है, मैनेजर को, कोई वो बीच बीच में आ रही हैं कि सर ये इसको। तो मैंने कहा ये आपको लगता नहीं कि मतलब, और बड़े बड़े लोग, कद्दावर लोग, हाँ राजनेता, हाँ। ये सब लोग, तमाम लोग फोन कर रहे हैं और मिलना चाहते हैं, फंक्शन हो रहे हैं। तो मैंने कहा माही आप, ये वो लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, मैं अच्छा नहीं खेलूंगा तो नाराज हूं, वाह। जब तक मैं अच्छा खेल रहा हूं तब तक चले। सही बात। तो मैं अभी यहाँ पर इस सेट पर हूं, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हम लोग इसको ठीक से करें। तो वो एक उत्तेजित होना या अलाव अलाव क्या है, और वो तो थोड़ा स्टारडम उस तरह का, वो धोनी में उन्होंने उसको हमेशा से दूरी बना के रखी। ये अच्छी अच्छी बात है। आखिरी सवाल सर, कि किसी चीज का दुख होता है, मलाल होता है, या वो कौन से दिन है जो मिस करते हैं आप? थिएटर के दिन बड़े मिस होते हैं। उसके अंदर जब हम मंडी हाउस में 15-20 लोगों का हमारा ये जो कुनबा था, एक्ट वन थिएटर ग्रुप, जिसमें मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी और शेफाली भूषण, एन के शर्मा, और हम सब तमाम लोग। अच्छा, और आप उसमें एक तस्वीर है नेटुआ में, आप भी है ना पीछे शायद, है ना? जी जी, नेटुआ में आप हैं, आशीष विद्यार्थी हैं, और मनोज वाजपेयी डांस। एक मतलब तस्वीर जो मौजूद है नेट पे, मैंने जब हम लोगों ने मनोज वाजपेयी का इंटरव्यू करा तो दिखाई थी उनको, तो उसमें आप थे। हाँ, तो ये डिजिटल मोबाइल क्रांति के पहले का दौर है, 89, 90, 91 के दौर की बात है। तो उस समय तस्वीरें ज्यादा होती नहीं थी। तो हमारे एक मित्र हैं पार्थिव शाह, वो जब होते थे उनके पास कैमरा था बच्चा वाला, वो उन्होंने कुछ तस्वीरें कुछ नाटकों के लिए हैं बस, उसके अलावा कुछ लेकिन तो उसके अंदर मुझे लगता है कि आज मैं जो कुछ भी हूं, उसकी बुनियाद एक्ट वन के वो दिन है, वो दोस्तियां हैं मेरी, वो दोस्तियां आज भी बरकरार हैं। आज भी वो सत्संग बरकरार हैं। आज भी मोबाइल पर दूरी होने के बावजूद दोस्तों से, मेरी दिल्ली में दोस्त हैं अरुण कालरा, उनसे मैं नियमित मेरी बातचीत होती है। एक दोस्त हैं जो अफ्रीका में हैं, उनसे नियमित बातचीत होती है। तो सारे ये थिएटर के दौरान के, एक्ट वन के दौरान के। अब कहीं अटकते हैं, कहीं फंसते हैं, तो मेरे दोस्त हैं निखिल वर्मा, अखबार में थे पहले, वो अभी आउटडोर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उनसे मैं बात करता हूं। तो संबल इन्हीं लोगों से मिलता है, यादें वहीं से जुड़ी हुई है। तो उनकी उसको मैं कमी, या वो का एक वैक्यूम रहता है हमेशा, कि काश वही का वही चीज क्यों ना कंटिन्यू पाए। लेकिन वही है कि आप जब आप व्यवसायिक उसमें जाते हैं, प्रोफेशनल उसमें, वो चीजें बदल जाती हैं। एक लिटिल थिंग्स, एक शो आया है नेटफ्लिक्स पे, शायद कहाँ पे है, उसमें एक डायलॉग है कि जब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हों या फिर कुछ समझ ना आ रहा हो, कुछ चीज़ें ना आ रही हो, तो पीछे लौटें और अपने, जब सब कुछ बदल रहा हो जीवन में, तब पीछे लौटें और अपने उन दोस्तों के पास जाएं, क्योंकि वही कांस्टेंट होते हैं आपके लिए। हाँ, और उसमें दूसरी बात यह है ना कि आपको उन दोस्त, ये लोग दोस्त जो भी हैं, ये आसानी से इंप्रेस नहीं होते हैं। और इनके सामने आप दिखावा भी नहीं कर सकते हैं। और इनको ज़रूरत भी नहीं है आपको इम्प्रेस करने की। नहीं, और कमियां निकालते हैं, फटक से कमियां निकालते हैं। ये तो ये आईने की तरह होते हैं ये दोस्त सारे के सारे। तो और मुझे भी उन्होंने हक दे रखा है कि मैं भी उनको उनकी कमियों के बारे में बताऊं, या कुछ गलत हो जाए तो बोलूं। तो ये होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। किसी चीज़ का सर दुख होता है, मलाल होता है? नहीं, मलाल नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर ये बधाई हो शायद 10 साल पहले मिली होती, तो मैं और अच्छे काम पर कर पाता। जो अपॉर्चुनिटीज जो मुझे मिल रही हैं और अच्छी मिलती। लेकिन जब जब जागो तब सवेरा, जब हो जाए। वाह। अभी आप बात कर रहे थे ना रोहित शर्मा, उनकी, धोनी की, इन सब की, तो जैसे रोहित शर्मा ने बहुत लेट अपना वो पकड़ा, उसके बाद फिर उस पूरे समय में जितना उन्होंने खेला बहुत रन बना दिए। तो उम्मीद है आप भी वैसा एकदम रोहित शर्मा की तरह खूब सारा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं, मैं बहुत सब आपके आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है हमारी मैदान, उसको थोड़ा सा जब समय मिले आप जाके देखें। और क्योंकि हम लोग हमेशा दर्शक के तौर पर शिकायत करते हैं कि अच्छी कहानियां नहीं है, अच्छी फिल्में नहीं बन रही। जब अच्छी फिल्में बनती हैं तो उसको प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, ताकि बोनी जी और आशीष और जॉय और अमित, इनकी हौसला अफजाई हो और ये ऐसे काम करें। और अजय देवगन साहब कि वो अपनी जो सिंघम वाले चमत्कार करते हैं, उसके बीच बीच में वो इस तरह की फिल्मों को समय दें, बनाएं, जुड़ें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ने बोला कि गजराज जी ने बोला कि आप जब समय मिले तब ये फिल्म देखने जाएं, पर मेरा ये कहना है कि समय निकाल के देखने जाएं, नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए, देखिए और बताइए, सबको बताइए। सारी कास्ट गजराज जी मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, हर चीज़ तुरंत खटाखट अपडेट करते रहते हैं, तो आप उनको अपडेट कर सकते हैं कि कैसा लगा उनका काम। फिर मिलेंगे। अब इस वादे के साथ मिलते हैं कि अगली बार जब मिलेंगे तो सर के साथ एक लंबी बातचीत करेंगे उनके पूरे करियर पे, उनकी जर्नी पे। अभी तो अपन लोगों ने मैदान पे ही बात की, तो फिलहाल जाके मैदान देखिए, और बहुत अच्छी फिल्म है। शुक्रिया। मैं हूं अनुभव और आप देख रहे थे TV9 डिजिटल।